ऑफ मास दिखाई देगा किसी को? हाँ, वैसे कौन दिखता है? हाँ, कौन देखता है? एक दो लोग देखते हैं सर। हाँ, अरे सर वो अभी जाके रिव्यू कर रहे थे, हम ही लोग रिव्यू कर रहे हैं। हाँ, देखते हैं क्या पढ़ाया गया। अच्छा, क्या पढ़ाया गया? हमें लगता है उसमें क्लियरिटी भी नहीं होती है क्या लिखा होगा। ना तो आवाज़ यहाँ क्लियर आती है, ना तो वीडियो क्लियर होता होगा। बस ये है कि बोल रहा है क्या सबसे बढ़िया आवाज़ उस क्लास की आती है। लेकिन इसका स्पीकर उस साइड से वो है तो वो ज़्यादा एड्रेस को करता है। ठीक है, चलो देखो जब अगर कुछ रिकॉर्डिंग होती तो आइसोलेटेड रूम हो, ठीक है, वो भी माइक से हो तो ठीक रहता है। ठीक है, वैसे ही सुनाया जो है यहाँ पे क्या सुनाई पड़ेगा। चलो ठीक है, बोला कहते हैं आपको सेंटर ऑफ मास। हिंदी में जो पढ़ा होगा बेटा द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोला जाता है। सेंटर ऑफ मास को इंग्लिश क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। हाँ जी, अब ये तो पहले पढ़ा गया था कुछ बता याद दिला देना, नहीं तो फिर चलते चलते कुछ पूछना उससे पहले याद दिला देना। कंडीशन होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता क्या है ये तो पता होगा। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का मास हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। किसी भी बॉडी का मास सेंटर पे सेंटर पे कर सकते हैं। तो ये सारे बॉडी जैसे मतलब कांस्टेंट जब उसका मतलब मास तो कहना चाहिए वो भी गहरी बात से सब बैठा है। ठीक है, ठीक है, अब बताओ आप लोग ये सेंटर ऑफ मास हिंदी बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या होता है? जिस पॉइंट पे द्रव्यमान को केंद्रित किया जा सके, केंद्रित किया जा सके या केंद्रित माना जा सके, दोनों अंतर होता है। चलिए बोला जाता है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब किसी बॉडी का वो पॉइंट, ठीक है, या किसी बॉडी करस्पॉन्डिंग वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टोटल मास को हम लोग कंसंट्रेटेड एज्यूम करते हैं। होता नहीं है ऐसा एजम्पशन होता है क्या? ठीक है, टोटल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड तो क्या कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे कॉपी लेते हो ना, ये जैसे कॉपी है मान लीजिए नोटबुक है। अब इसका जहाँ फिंगर हमारा टच कर रहा है, देखो इस पोजीशन पे फिंगर टच कर रहा है, ये इसके इस कॉपी के लिए क्या होगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। दैट मींस इस पूरे कॉपी का जो मास है इस पोजीशन पे आप कंसंट्रेटेड एज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही पे यही दो दिन काट देने का भी उतना रहता, बट यही तो होता नहीं है। यहाँ पे हम क्या माना जाता है? एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो जब मोशन वगैरह स्टडी करती है तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही हम लोग बात करते हैं। इसीलिए ज़्यादा कंडीशन में हम लोग कहते हैं पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम लेने का मतलब वही होता था कि जब छोटा सा पार्टिकल होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास ही है, जब पार्टिकल मान लेते हैं। लेकिन जब मेजरेबल साइज की ऑब्जेक्ट होती है तो सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से ही यूज किया जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब आप इसका आप मेजर कर रहे हो, मान लो यहाँ पे पोजीशन आपने नाप लिया या यहाँ पे नाप लिया, मान लो ये कोई अपने वहाँ प्रेफरेंस इसके रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन निकालना है। अब आपने यहाँ से मेजर कर लिया या यहाँ से मेजर कर लिया तो दोनों ही क्या है? राइट एंड रॉन्ग है। अगर कहा जाए इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, अगर इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में इस साइड का डिस्टेंस होगा या इस साइड का डिस्टेंस होगा या कुछ और होगा? क्या लोग ये समझे? हाँ, दोनों के बीच कौन सी पोजीशन? जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो डिस्टेंस से हम लोग मेजर करते हैं बेटा, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, वो उसकी सेंटर ऑफ मास की जो होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मेजरेबल साइज का है बेटा, मतलब कंसीडरेबल साइज का है, तो उस केस में हम लोग जो उसकी चाहे पोजीशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो होता है वो हम लोग
कंसीडर करते हैं तब तक पोजीशन में। और जब पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, जो जब पार्टिकल मान लेते हैं तो बहुत स्मॉल साइज का होता है, तो वही जो आपका पार्टिकल की क्या पोजीशन और मूवमेंट और वेलोसिटी होती है वही हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसीलिए जब किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जिसका पैरामीटर आपका क्या है, एक कंसीडरेबल है, मतलब उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तब उस केस में कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है किसका, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल सिस्टम के जब हम लोग बात करते थे, मान लो एक पार्टिकल हमने रख दिया, तो ये कंडीशन आप सीधे यहाँ से जो एच लेते थे, इस पार्टिकल से जो डिस्टेंस होती थी वही हम लोग एच लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पे हम ऐसा ऑब्जेक्ट करते बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब इसकी हाइट यहाँ से इस पॉइंट से मेजर की गई है, दी गई है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ से है, मान लो ये डी दूरी पे है, क्या है आपका, डी डिस्टेंस पे है। तो अब जब हम जब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, mgh प्लस डी रखेंगे, क्योंकि अब ये पार्टिकल सिस्टम है, ये एक बिग साइज का लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट है, तो उसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस पे मेजर करना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं सेंटर ऑफ मास का, यही आपका एप्लीकेशन होता है कि जो चीजें हम लोग पार्टिकल सिस्टम के लिए डायरेक्ट जो डिस्टेंस है पोजीशन वगैरह डिसाइड करते थे, अब वो पोजीशन हम लोग उस पार्टिकल के क्या पेरिफेरी से नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा का पैदा से नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ से करेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस करेंगे। ये दोनों में अलग होता है। ठीक है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, अब बात आता है जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ मास होता है, तो हमको डिफाइन किया था पोजीशन, ठीक है, एट दिस टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक, अब उस पोजीशन जहां पे टोटल मास हम लोग क्या कंसंट्रेटेड अज्यूम करते हैं, उसे आपके पास सेंटर ऑफ मास। अब अगर वो पार्टिकल सिस्टम आपका है, क्या है, पार्टिकल सिस्टम है, हो सकता है कोई सिस्टम है वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे मान लो ये डस्टर ले लेते हैं, ये है आपका डस्टर है, अब ये एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और सारे होते हैं। ठीक, तो जब मल्टीपल से मिलकर बना हुआ है, किसी एक्सिस से करस्पॉन्डिंग है, तो इसके से हमें निकालना हो सेंटर ऑफ मास। तो इस जितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उनके डिस्टेंसेस, मान लो आपका एक ओरिजिन हमने ले लिया, ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने क्या मेरा कुछ भी ले लिया, ये डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर क्या है बना हुआ है। अगर डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हर पार्टिकल का इस ओरिजिन से, अगर हमने ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन से डिस्टेंसेस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो अलग अलग होंगी, अगर इसके बारे में स्टडी करनी है तो हमें अलग अलग, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशंस आपकी अलग अलग है, मासेस आपके अलग अलग है, तो वहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा किसको, सेंटर ऑफ मास को, फिर उसके बाद में उसकी हम जो मोशन वगैरह की होती है तब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं सेंटर ऑफ मास का, उसी पर्पज से करते हैं। जब कोई आपकी लार्ज साइज की बॉडी होती है जिसका पैरामीटर मेजरेबल होता है, तो उस कंडीशन में उसकी स्टडी जो की जाती है, उसके मोशन वगैरह की, वो हम उसके सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करके फिर करते हैं। अब निकालते कैसे सेंटर ऑफ मास। ठीक, अगर मान लो दो पार्टिकल सिस्टम की आप बात करते हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दो पार्टिकल सिस्टम की आप बात करते हैं, मान लो सबसे सिंपल कंडीशन बनता है, ये ओरिजिन है, मान लो एक आपका M1 है, दूसरा आपका M2 है, एक M1 है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से R1 है, दूसरा हमारा बेटा क्या है M2 मास का है, इसका डिस्टेंस आपका कितना है R2 लेते हैं। एक ही ध्यान रखना, अगर दो पार्टिकल सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, कोई दो पार्टिकल से मिलकर कोई सिस्टम बना हुआ है, तो उसके जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो हमेशा उन पार्टिकल को कनेक्टिंग जो लाइन आपकी होगी, ज्वाइनिंग लाइन होगी, उसी पे लाइन करेगा। उन पार्टिकल को जो क्या करना होगा, लाइन ज्वाइनिंग होगी, उसी पे आपका उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लाइन करेगा। लेकिन अगर मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम है, तब उस कंडीशन में वो कहीं भी लाई कर सकते हैं, तब आप ये डिफाइन करेंगे कि जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको लाई करेंगे। जैसे यहाँ दो है, जब दो है बेटा, आप सेंटर ऑफ मास लेंगे ना, इस दोनों को जो हमारी लाइन ज्वाइन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो होगी वो यहाँ पे कहीं होगा, ये सेंटर ऑफ क्या होगा, मास की पोजीशन रहेगी। ठीक, लेकिन अगर मोर देन टू है, तब उस केस में डिपेंड करता है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किधर होगा, वो डिपेंड करेगा मास किसका ज़्यादा है, किसका कम है, कौन किस पोजीशन पे है, उनके बेस पे डिफाइन करते हैं। तो जब हम लोग दो पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, हम लिखते हैं बेटा RCM, ठीक, इक्वल टू होता है M1 R1 प्लस कितना M2 R2 अपान M1 प्लस। ठीक है, अगर दो पार्टिकल सिस्टम से, दो पार्टिकल सिस्टम की कोई सिस्टम बना हुआ है, उनके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन निकालते हैं, लिखते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2। थोड़ा सा लिख दीजिए, थोड़ा सा समझाते चलेंगे। देखिए हेडिंग चैप्टर भी है आपका सेंटर ऑफ मास, पहले हेडिंग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम।
ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर सिस्टम of any object rectangular system is that point at which total mass of any object system is that point at which total mass of the object rectangular system can be assumed to be concentrated मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वो पॉइंट जहाँ पे उसके टोटल मास है, किसी सिस्टम का वो पॉइंट जहाँ पे उसके टोटल मास को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड। देखिएगा पार्ट टू पार्ट सिस्टम ऐसे बना लो बेटा, दिखा दीजिए। एक क्वेश्चन का पूछा गया था आप लोगों में, ठीक है, कि जो मान लो कोई ऑब्जेक्ट आप लेते हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, क्या उस ऑब्जेक्ट के ऑलवेज इनसाइड ही लाई करता है या आउटसाइड भी लाई कर सकता है? मतलब जहाँ तक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहीं पाया जाता है या और भी कहीं पॉइंट पर पाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे कंडीशन बनता है बेटा कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है किसी ऑब्जेक्ट के, वो आपका क्या ऑब्जेक्ट के इनसाइड भी हो सकता है, इवन आउटसाइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे मास है केवल आपका सेंटर ऑफ मास हमेशा वही लाई जाता है। जैसे बात सुन देख लीजिए, मान लो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मास का बनाया गया टेढ़ा मेढ़ा, इस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। अब ये मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एरिया में है, अब कोई जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास इन्हीं एरिया में ही लाई गया, हो सकता है इसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, आउटसाइड हो जाए। तो यदि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो इनसाइड द ऑब्जेक्ट और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट कहीं भी लाई कर सकता है। तो क्या लिख रहे थे आपने? यही आप नोट कर लो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास may be lie inside the object, who are outside the object। इनसाइड आउटसाइड कहने का मतलब जहाँ पे मास नहीं पाया जा रहा है वो आउटसाइड हो जाएगा, जहाँ पे मास पाया जा रहा है वो क्या करेगा, इनसाइड करेगा। मतलब उसका समझिएगा, हो गया? मतलब अंदर भी पाया जा सकता है, बाहर भी पाया जा सकता है, और डिपेंड करता है, देखो डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, depends on mass distribution and shape of object। Depends on mass distribution and shape of object। Depends on mass distribution and shape of the object। तो mass distribution क्या है और shape of object क्या है, उन पे आपका डिपेंड करता है। Depends on mass distribution and shape of the object। उसका शेप कैसा होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसके बेस पर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए पार्ट टू पार्ट सिस्टम, पार्ट टू पार्ट सिस्टम वही बदले तो जहाँ बनाया हो, पार्ट टू पार्ट सिस्टम ऐसे बना लीजिए और दिखा दीजिए।
पार्टी सिस्टम के लिए हम लोग दिखा देते हैं बेटा, ठीक। अगर मोर देन टू पार्टी सिस्टम से कोई भी ऑब्जेक्ट है मोर देन टू पार्टी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा देना पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, ये एम ले लेते बेटा, इसकी दूरी हम लोगों ने आर एन ले ली, एन पार्टी से मिलकर बना हुआ है, मान लो वहाँ पे डिस्टेंस हमारे आर एन है और मास उसका कितना है एम एन है। तो जब दिखा देते हैं पार्टी सिस्टम के लिए फार्मूला हम ऐसे ही बनाएंगे, जब दो के लिए था तो एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू हमारे एम वन प्लस क्या लिखा था आर टू लिखा था, एम वन प्लस एम टू लिखा था। अब की बात जब होगा एन पार्टी है तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू पोजीशन वेक्टर क्या सब अपार्ट टोटल क्या मास ऑफ द सिस्टम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे जब तो आरसीएम की वैल्यू होगी बेटा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस mn डॉट 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 mn डॉट डॉट क्या हो जाएगा mn के बराबर हो जाएगा, ठीक। कंडीशन हो सकता है इसी को हम लोग लिखा समेशन एमआर अपान क्या समेशन एम, ठीक। अगर एन पार्ट में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब लिखते हैं तो इसी को समेशन, समेशन मतलब क्या होता है सम अपान कंपोनेंट, ठीक है। एम आर अपान समेशन क्या हो जाएगा एम, ठीक है। यहाँ का इक्वल टू 1 से लेके एन तक, पहले से लेके एन तो पार्ट में लिखा है तो हम लोग लिखा है इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू कहाँ तक एन तक, ठीक। आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू ये कहाँ से कहाँ तक पहले पार्टिकल से लेके एन पार्टिकल तक का टोटल जो सम होता है तो हमको समेशन के टर्म में ले लेते हैं, ठीक। तो अगर एन पार्टिकल से मिलकर बना होगा तो यहाँ से इस टर्म में भी हम लोग क्या कर लेते हैं रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। हो गया। यूनिट क्या होगी भैया, यूनिट मीटर जो लेंथ है ऊपर है m/r अपान m, तो मास वाला तो कैंसिल हुआ, बचा पोजीशन r ही रह गया ना, तो यूनिट वही हो जाएगा, साइड ले लेंगे तो मीटर हो जाएगा, डायमेंशन ले लेंगे यार हो जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में जितने कंपोनेंट चाहे जितने भी कंपोनेंट है सभी का तो वैल्यू वही आएगी ना, तो वो किस हिसाब का होगा केवल जब पोजीशन वेक्टर का जो हमारा यूनिट होगा वही हमारा यहाँ पे यूनिट रह जाएगा। तो ये तो कंडीशन हो गया, अगर दो पार्ट का सिस्टम है तब क्या लेंगे, n पार्ट का सिस्टम है तब क्या लेंगे, हम सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करेंगे। बात आती है का जो सेंटर ऑफ मास होते हैं उस फिक्स्ड शेप की जो बॉडी आपकी होती है, कैसे डिफरेंट शेप की जो बॉडी होती है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन में उनकी पोजीशन भी हमारी डिफरेंट होता है। जो फील्ड शेप की बॉडी होती है उनके लिए सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन हम लोग बात करते हैं तो वो भी कैसा होता है डिफरेंट होता है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो भी हम लोग लेंगे वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाता है। यूनिफॉर्म लेने का मतलब होता है कि हर जगह जो मास डेंसिटी है वो कैसा है सेम सेम बराबर है, तब के लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, तो एक पॉइंट बना लीजिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फिक्स्ड शेप ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फिक्स्ड शेप ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फिक्स्ड शेप ऑफ बॉडी। तो देखिए
दूसरे क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए जो डिफिनिट शेप की है बेटा, यहाँ पे है डिफिनिट शेप की अगर बॉडी है और यहाँ सभी जगहों पे हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म की मान के चलेंगे। जैसे मान लो रॉड है, अब रॉड है थिकनेस हर जगह सेम सेम है, सेम मटेरियल का क्या हुआ बना हुआ है, तो सेम मटेरियल क्या है, सेम थिकनेस है, तो इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ हर जगह क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। तो अगर यूनिफॉर्म, ठीक है, तो सबको ऐसे पता है, लेकिन अब देखिए अगर यूनिफॉर्म एक रॉड है सेम मटेरियल का है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मालूम है एल है और मास m है, मास कितना है m है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा L/2 के, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक, तो उस केस में यहाँ पे क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ज्योमेट्रिकल सेंटर इसके बीच में लाई करेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाती है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा कंडीशन आपका इसी तरह से अगर आप स्क्वायर शेप की बॉडी ले लेते हैं, कैसा है स्क्वायर शेप की बॉडी है, तो इसका भी अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्वायर दे रहे हैं, ठीक, या क्यूबिकल बॉडी है, तो स्क्वायर शेप का तो इससे डिस्क हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। तो अगर प्लेट है तो इसका जो हमारा डायगोनल का क्या होगा, जहाँ एक दूसरे को जो डायगोनल को जो क्या करेंगे, मीट करेंगे, कट करेंगे, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ क्या होता है, मास की पोजीशन हो जाती है। अगर आपका ये स्क्वायर है, क्या है बेटा, स्क्वायर शेप का बॉडी है, अगर यही आपका रेक्टेंगुलर शेप का हो तो तब क्या होगा, आपकी बात लेंथ और बेस बदल गया है, अब कहाँ होगा, अभी कहाँ, अभी भी एंगुलर बाइसेक्टर पे ही होगा, जहाँ पे दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर दिया है, यही हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वैसे यहाँ पे भी जो इनका एंगुलर बाइसेक्टर होगा, जहाँ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ मीट कर रहे हैं, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर जो होगा वही सेंटर ऑफ क्या हो जाता है, मास की पोजीशन हो जाती है। आप स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं, कोई स्फीयर है, अगर ये डिस्क ले लो चाहे स्फीयर ले लिए, इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, मास की पोजीशन हो जाती है। ठीक, कुछ अब यहाँ पे वेरिएशन तो आपका हो गया। अगर हम लोग बेटा कोन जब आपका होता है, कोन शेप की जो बॉडी होती है उसका कहाँ पे सेंटर ऑफ मास लगा जाता है, कोन अगर है, जैसे आप लगाते हैं ना सॉलिड है क्या, सॉलिड कोन, आलो कोन, कोन की जब बात करते हैं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही मिलता है। अगर ये मान लो आपकी टोटल इसकी रेडियस r है और जो हाइट है वो h है, तो इस केस में आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगा, सॉलिड है तो h/4 होलो और कहाँ से, ऊपर से नीचे से, नीचे से देखो जब हम लोग लेते हैं बेटा तो ऐसा ध्यान रखेंगे हमेशा सेंटर ऑफ मास अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म था सबका तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म नहीं है तो नीचे मोटा है, ऊपर जाके पतला होता जा रहा है। इसका मतलब हमेशा जहाँ भी अभी इस पर ढेर सारे लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन होती है वहाँ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज टुवर्ड्स कहाँ पे, हैवियर पोर्शन, जहाँ पे मास ज़्यादा होगा उससे पास होगा, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो उससे पास होगी जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे टोटल मास एच है, इसका सेंटर तो हमारा h/2 पे नहीं करेगा, यहाँ से देखा जाए, लेकिन क्योंकि मास हमारा नीचे की तरफ ज़्यादा है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके हाइट के के मिड पॉइंट से बिलो ही लाई करेगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनता है, अगर ये सॉलिड हो, जैसे कौन हमने बनाया पार सॉलिड हो, ठीक, पार कोन की बात करेंगे किसके लिए, सॉलिड कोन। अगर सॉलिड कोन आप लेते हैं और टोटल हाइट h है तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होता है वो बेस से कितने पे, h/4 पे होगा, तो ऊपर से लिखेंगे तो 3h/4 आ जाएगा। ठीक, तो सॉलिड कोन की जब आप बात करते हो तो फ्रॉम बेस, याद रखेंगे फ्रॉम बेस से हम लोग हाइट नाप रहे हैं, बेस से होगा h/कितने पे 4 से, और फ्रॉम टॉप आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 3h/4। तो याद रखेंगे अगर ये हमारा सॉलिड है, कैसा है बेटा, सॉलिड है, तो उस कंडीशन में आपका जो बनेगा ये यहाँ से h/, किस पे लोगी 4 पे, ऊपर से जो बचा पोर्शन हमारा बचा कितना 3h/4 बन जाएगा। नीचे से अगर h/4 है तो
बेस से कितना लेते सर h/3 लेते तो टॉप से कितना हो जाएगा हैं 2h/3 पार आलू। अगर कोण हमारा आलू है तो फ्रॉम बेस जब लेंगे बेस से अगर ये हमारा कोण तो है कोण से इसकी बॉडी है बट आपका कैसी है आलू है। अगर ये आलू है और इसकी हाइट जो दिया जा रहा है वो टोटल h है ठीक। तो बेस से जब लेंगे आपका यहाँ से तो ये आएगा h/3 कितने पे 3 टोटल हाइट दिखा टोटल हाइट को बाहर से दिखा देंगे। टोटल हाइट अगर आपका इसका कोण का h है तो बेस से जो हाइट आपका होगा ये h/3 होगा तो ऊपर से लेंगे तो 2h/3 हो जाएगा फ्रॉम बेस ये हो जाएगा ठीक है h/3 कितना 3 फ्रॉम टॉप जब लेंगे तो टॉप से आप ले लेंगे कोण का टॉप पोजीशन जो है उसे 2h/3 जैसा पूछा जाएगा उसे अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। देख तो सकता है अरे नहीं तो मतलब जैसे आप चूड़ियाँ पहनते हो तो चूड़ी के साथ जो का सेंटर है नहीं तो आप इसी को पहले से बता दिया था कि मास जहाँ हो ना कहीं हो सकता है। जैसे रिंग है ना अगर आप रिंग ले रहे हो बेटा ठीक तो रिंग का मतलब खाली उसके सर्कमफेरेंस में ही मास लाई करता है। कहाँ लाई करेगा सर्कमफेरेंस में पेरिफेरी पर लाई करेगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना वही सेंटर आप क्या हो जाएगा मास की पोजीशन हो जाएगी। ये डिस्क था ये हमारा क्या था ये डिस्क ये आपका रेक्टेंगल था ये आपका स्क्वायर था ये आपका रॉड था ठीक ये आपका कोन हो गया। तो कोन में दो कंडीशन हो गया सॉलिड और हार्ड और ये रिंग हो गया। तो रिंग का क्या है ज्योमेट्रिकल सेंटर है का वही रहेगा आपका ठीक। इसलिए उपाय पहले बता दिया था कि चाहे मास वहाँ हो चाहे ना हो अगर बैलेंसिंग पॉइंट को है तो वहाँ पे नहीं करेगा। और सेमी सर्कुलर रिंग होगा अगर आर रेडियस का कोई सेमी सर्कुलर रिंग होगा क्या होगा सेमी सर्कुलर रिंग है तब क्या होगा एक्स एक्सिस से नाम वाई समझ लो बेटा। इसमें हमारे 3 इस पे बनते हैं एक रिंग ठीक एक डिस्क सॉरी हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फेरिकल सेल। हेमिस्फीयर का मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर और हेमिस्फेरिकल सेल का मतलब कॉन्वेक्स हेमिस्फीयर ठीक। तो कंडीशन क्या होगा नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग अब अगर आपका ले रहे हैं पढ़ लीजिएगा सेमी सर्कुलर रिंग पूरा नहीं ये रिंग था और अगर सेमी सर्कुलर रिंग अब यहाँ से थोड़ा एक्स वाई की टर्म में बात कर लेते हैं बेटा। ये हमारा सेंटर है इसका क्या है सेंटर है आपका O और ये हमारा एक्स एक्सिस ले लिया ये हमने वाई एक्सिस ले लिया ठीक एक्स एक्सिस ले लिया वाई एक्सिस ले लिया। तो यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर रिंग है रिंग का मतलब खाली मास कहाँ पाया जाएगा कहाँ पे इसके सर्कमफेरेंस पे मिल रहा है ठीक है बीच में मास नहीं है रिंग बोला जा रहा है। अब इस केस में क्या होगा बोला जाता है कि वाई सेंटर ऑफ मास अगर इसके रेडियस आपने आर लिया रेडियस कितना है आर है मास आपने क्या ले लिया एम। तो फिर हाल मास की तो बात नहीं है कोई जरूरत नहीं है लेकिन आपका रेडियस हमारा आर है। पूछा जाता है कि उसका एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ एक्स सेंटर ऑफ मास तो एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। यहाँ पे जब इस टाइम की हम बात करेंगे तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम उसकी दूरी नीचे करेंगे सेंटर से ठीक। तो यहाँ से एक्स सेंटर ऑफ
कितनी होगी? 0 की नॉन 0 इतना होगा। 0 की नॉन 0 आपका आंसर है 0 होगा कि नॉन 0? या सेंटर ऑफ मास 0 होगा या नॉन 0? सेंटर से उसके जियोमीटर सेंटर से नापा जाता है वो से। देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, जब सेंटर ऑफ मास आप लोगे ना, ये वैल्यू हमारी क्या आती है, क्योंकि इधर आप जाओगे जितना इधर जाएंगे जितना मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतना इधर जाने मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। दोनों साइड से इक्वल इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। जब सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू रखेंगे इस टाइप का यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब y में देखो इधर जा रहे हैं प्लस y में, तब तो मास हमें मिल रहा है, शरीर का मास मिल रहा है, लेकिन निगेटिव y में जा रहे मिलेगा क्या? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? इसका ऊपर कहीं लाई करेगा। पूरी रेडियस आपकी r थी, तो सेंटर ऑफ मास जो है कहीं ऊपर लाई करेगा। और जो पोजीशन आपका सेंटर ऑफ मास का होता है, रेडियस आपने r लिया है तो 2r क्या आता है? पाई आता है। क्या आएगा? यहाँ पे y सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आती है ये 2r। अब थोड़ा सा ये चीज़ें लर्निंग पॉइंट है क्योंकि आपके उससे बियॉन्ड है, तो यहाँ पर हम ये डिस्क्राइब नहीं करते, अदरवाइज इंटीग्रल मेथड से हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बट अपने यहाँ अपना वो है नहीं, कोई मतलब नहीं है। सर तो अगर ये हेमिस्फीयर ना हो, मतलब सेमी सर्कुलर ना हो, तो मतलब पूरा कहीं पूरा कम नहीं बना, जैसे आर तो होगा, इससे होता क्या बेटा ना, ये चीज़ें जो है ये डिटरमाइन की गई बाई इंटीग्रल मेथड। उसको कहाँ से, मान लो यहाँ से वाई पर टू लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मास को डिस्ट्रीब्यूट करके तब ये चीज़ें क्या उस शेप के लिए डिफाइन की गई है। निकालने का तरीका वही है कि आप इसको यहाँ से ओरिजिन ले लो, यहाँ से आ तक की टोटल इस मास को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो जहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है वो फिर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए जब भी आपको पता किया जाता है तो डिफरेंट शेप आपको बॉडी के लिए दी जाती है। डिफरेंट जो शेप आपको क्या होती है बॉडी, वो भी आप ऐसे सोच लो जो आपके यहाँ यूज में आएगा। ठीक है, एक तो हम लोग अभी जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे मोमेंट आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और उसमें खाली हमें जो यूज में आता है सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और क्या आपका डिस्क, इतने का यूज है। लेकिन क्योंकि उसके आगे पीछे चीज़ें थोड़ी सी हम लोग को देखनी होती है, बाकी और जो क्वेश्चन बनते हैं उतने नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है, बाकी निकालने का जो तरीका है वही है इंटीग्रल मेथड से निकालते हैं। ठीक, अगर आप होता बेटा अगर आपका हेमिस्फीयर सॉलिड हेमिस्फीयर ले लिया जाए, सॉलिड क्या ले लेते हैं, हेमिस्फीयर ले लेते हैं। ठीक, जैसे जब कंप्लीट होता तो उसके जियोमेट्रिक सेंटर जो होता वही हो जाता, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे बेटा किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा भैया, सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर सॉलिड हेमिस्फीयर रेडियस आपका आ यहाँ भी है, रेडियस आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है, हम ऐसे दिखाएंगे। ये रेडियस हमारा बेटा वेट कितना है, r है। ये सेंटर आपका होगा, सेंटर आपका क्या है, वो है। यहाँ से हमें निकालिए हेमिस्फीयर है, यहाँ से हमें फाइंड करना है कि इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। क्लियर सी बात है। ये इस तरह से बनाने का पर्पज है कि हेमिस्फेरिकल दिख जाएगा, ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे तो डिस्क हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ मास हमारे यहाँ कहीं लगेगा, ये सपोज इसके सेंटर ऑफ क्या मास की पोजीशन। तो अगर r है तो यहाँ से पूछा जाता है जो इसकी हाइट कितनी होगी, इसके जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी उसके सेंटर से वो कितना होगा। तो यार क्या होता है, यहाँ पर 3r/8 आता है, कितना आता है 3r/8 आता है, 3r/8 फ्रॉम द बेस। ठीक, तो वैल्यू यहाँ पे आता है x सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, तो 0 आपकी दोनों साइड का इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन y सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ से लेते हैं, ये वैल्यू आती है 3r/8।
हेमिस्फेरिकल सेल, ठीक है। और हालो हेमिस्फीयर थोड़ा सा अंतर अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अंतर वहाँ पढ़ते हैं। ऐसे तो आपने कहता हालोस्फीयर, हालो हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल सेल एक ही होगा, लेकिन जब वहाँ पढ़ेंगे तो आप जब हेमिस्फेरिकल सेल बोलेंगे तो थिन वॉल्ड लेते हैं। मतलब क्या, उसकी जो लेयर होगी, जो हालो है उसका लेयर जो है बहुत पतला होता है। और जब हेमिस्फीयर हालो हेमिस्फीयर कहते हैं तो आप थिक लेयर लेते हैं। जैसे आपने बाल देखा होगा ना, बाल तो सभी लोग ने खेला होगा, जो छोटे रहे उसमें प्लास्टिक की बाल हम लोग दिलाते थे, है ना, खेला है। तो प्लास्टिक वाली जो बाल आपकी होती है 10-5 रुपये जो आती थी, ठीक है, वो उसकी लेयर बहुत पतली होती है, ठीक। एक आता है कि कैनवस का बाल, ठीक है, हाँ भाई। तो उसके इसमें कैनवस की बाल जो होती है उसकी लेयर थोड़ी सी क्या होती है, ठीक होती है। और एक होती है काक वाली बाल, जो काक में पूरी सॉलिड होती है, थोड़ा सा थोड़ा है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो जो पूरा सॉलिड है उसे हम लोग क्या सॉलिड स्फीयर बात करेंगे। जो आपका क्या होता था, कौन सा ड्यूज वाले जो बाल हम लोग बोल लेते हैं, ठीक, उसकी लेयर जिसकी थिक होती है तो उसे हम लोग हालो स्फीयर जैसे ट्रीट करेंगे। और जो पतली वाली प्लास्टिक वाली बाल आपने खेला है उसे हम लोग हेमिस्फेरिकल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, मतलब उसे क्या, ठीक है, उसे सेल कहते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ पे हेमी की बात कर रहे हैं, तो आधा सेल की बात कर रहे हैं, तो हेमिस्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल, ठीक। अब यहाँ पे हेमिस्फेरिकल सेल कहने का मतलब हो गया, तो डिजाइनिंग में अंतर समझिएगा। अभी हम लोगों ने बात किया था सेमी सर्कुलर रिंग करेंगे तो स्ट्रेट बनाएंगे, हेमिस्फेरिकल सेल करेंगे तो क्या होगा, बेस तो हेमिस्फीयर बनेगा ना। तो उस कंडीशन में आप ऐसा तो डिजाइन कर लेना, रेडियस बेटा आर है, मास में हर जगह हम लोग एम ले रहे हैं, मतलब मास का यहाँ पे हर में कोई हमारा मतलब नहीं है। ये सेंटर बोल पूछा जाता है, जब हेमिस्फेरिकल सेल होता है तो उसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मिलती है बेटा वो r/2 पे मिलता है। कितने पे, r/2। अब इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 2r/i, यहाँ पे r/क्या है 2, ठीक। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी ये आपका होता है, यह सेंटर ऑफ मास सब में 0 मिलेगा, वाई सेंटर ऑफ मास जो होता है यहाँ पे r/2 पे मिलता है। जबकि रिंग की जब बात करूँगा, रिंग की बात किया था तो वहाँ पे 2r/, क्या था, पाई था, और यहाँ पे कितना है r/2, दोनों मिलता है। और सेमी सर्कुलर अगर डिस्क हो जाए तो सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर सेमी सर्कुलर डिस्क हो तो 4r/3 ये नीचे हम ऊपर लेंगे बेटा, उतना जितना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है आपका सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर पोजीशन याद रखिए, कंफ्यूजन देखिए इसका कितना होता है, बाकी वो तो ऐसे फिक्स है, हमारा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वेरिएशन आता है इधर आता है, ठीक। तो अगर सेमी सर्कुलर क्या है आपका डिस्क है तो उस कंडीशन में जब बनाएंगे जब सेमी सर्कुलर डिस्क लेते हैं तो यहाँ पे जब लिखते बेटा जब सेंटर ऑफ मास, ये तो यहाँ भी ये मिलेगा, लेकिन जब वाई सेंटर ऑफ मास लेंगे तब कितना बता दिया, 4r/3 पाई के बराबर होता है, 4r/3 पाई के बराबर है। इनमें थोड़ा सा चूंकि डायग्राम देखते हैं तो मिलता जुलता दिखता है, ठीक है, तो यही से कंफ्यूजन होता है, यही पे थोड़ा सा हमारा क्या होता है कंफ्यूजन होता है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा आप याद रखिए, ठीक है, समझेगा। अभी आप क्वेश्चन कर लीजिए,
ये वर्जिन है बेटा, ये है एक स्क्वायर की साइड है मान लो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये स्क्वायर की साइड है बेटा। यहाँ पे जो मास दिया गया है इस पॉइंट 50 ग्राम है, यहाँ पे 100 ग्राम है, यहाँ पे 200 ग्राम है, ठीक, और यहाँ पे 202 ग्राम, 202 कितना है 2 ग्राम है। साइड आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, बोला गया है फाइंड एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास। कोई ऐसे सुनिए, अगर कोई भी क्वांटिटी बेटा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बेटा में आपको दी रहेगी तो उस केस में आपको जब एक्स सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपान m1 + m2 + m3 करेंगे। जैसे आपके वैल्यू 1 निकाले तो ऐसे y निकालेंगे तो y1 m1 y2 m2 y2 y3 m3 y3 डाट 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 का टोटल मास कर देंगे। जेड निकालेंगे तो उसकी कोऑर्डिनेट को रखेंगे जैसे वहाँ पे हम लोग सिंपली रखेंगे, ठीक। तो निकालिए एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास निकालिए।
कैसे जानेंगे? उसके बाद आया है तुम्हारा गलत हो गया, उससे क्या लगेगा? चलिए पता है ना जल्दी करिए। देखिए जब हम लोग निकालेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास आप निकालें, क्या दिखाते हैं सेंटर ऑफ मास, या सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो लिखेंगे बेटा m1x1 प्लस कितना m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब देखो यहाँ इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हमें करना होगा तो हमें पोजीशन पहले डिसाइड करनी पड़ेगी बेटा, उनके पोजीशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक, अगर कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो इसको हम चेंज करके क्या कर लिया है, कैलकुलेशन करेंगे इसको 400 कर दिया। आप लोग उसी कितने लगाए अच्छे रखिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, रूट लेने में फिर थोड़ा लगा होता है। तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पे ले रहे हैं आप m1x1 पोजीशन आप डिफाइन कर लीजिए, ओरिजिन पे है बेटा, ओरिजिन पे आकर के सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 0 होती है, x y z सारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जो पार्ट के ओरिजिन पे लाई करेगा, इसके लिए सारे दुनिया में 2 ही कोऑर्डिनेट की यहाँ बात हो रही है तो 0 0 होगा। ठीक, इसके लिए जब करेंगे तो ये x एक्सिस में कितनी दूरी पे है 20 सेंटीमीटर, y में कितनी दूरी पे है 0, इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा 20 का मान 0 बनेगा। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम देंगे तो x में भी 20 और y में भी 20, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 20 का मान 20 हो गया। यहाँ पे जब लेंगे पार्टिकल के लिए जब कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे तो ये y में तो है बट x में गया है क्या, x में इसलिए पोजीशन 0 है तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो यार, सोचना ही नहीं। तो x सेंटर ऑफ मास होगा m1 की वैल्यू जो भी है मानो हमने 50 into 0, 50 into क्या हो गया 0, प्लस m2 की वैल्यू है बेटा 100 into 20 प्लस m3 की वैल्यू है आपका m3 किसी लिया इसी को ले लो। ठीक, इसको अगर हम m3 कह दे रहे हैं तो क्या ले लिया m3 ले लिया, इसे m4 ले लिया, तो m3 की वैल्यू कितनी हो गई 400 into 20, m4 की वैल्यू हो गई 200 into कितना 200 into 0, इसका x 0 है। ठीक, अपन टोटल अच्छा ये बताओ जब ये वाला 0 0 होगा तो इसका मास नीचे लिया जाए तो भी 0 कर दिया जाए, बस यही याद रखना है कि ऐसा नहीं ऊपर 0 किया तो कहाँ नीचे भी 0, मास टोटल कंसीडर आप करेंगे। ठीक, तो मास की वैल्यू हो जाएगी प्लस 50 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 200, ऊपर ये फैक्टर 0 हो गया, ये हो गया 2000 प्लस कितना 8000 बाई टोटल हो गया 246750, ये वैल्यू आ गई आपकी 10,000 अपॉन कितना 750, इसको काट दो 25 से काट दो 53 का और 25 कितना हो गया 40 का, यानी कि x सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आ गई क्या क्या 40 अपॉन 3 क्या सेंटीमीटर। ठीक, जब ऐसे y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे यहाँ से निकलेगा y सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2 m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन कितना टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, m1 की वैल्यू आई है 50 into 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, m2 की वैल्यू है 100 into कितना इसका y
0 है, इसका हो गया 400 इंटू 20 और प्लस इसका हो गया 200 इंटू कितना 20 अपान टोटल हमने काउंट किया था आपसे बस में डिवाइड करके जाएंगे। आपकी बात ये फैक्टर 0 हुआ और ये फैक्टर 0 हुआ, ठीक। ये 4 टू जा 800, 2 टू जा 400, आपके टोटल ऊपर आया 12,000 अपान 750। ये कैसे हुआ कि 25 से काटे 3,000 और 20 कितनी बार जाएगा 4 जा 100 और फिर होगा 200 8,000 48 अपान 3 से काटना चाहो कट जाएगा बेटा 6 1 और 6 में 16 आ गई एग्जैक्ट यहाँ वैल्यू y सेंटर ऑफ मास। तो y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई कितना 16 सेंटीमीटर। ऐसा अगर काटना चाहते हो तो 13.50 सेंटीमीटर। हाँ बेटा आप लोगों ने वहाँ पे 202 लिखा था ना, क्या हुआ आप लोगों ने जब डाटा रखा था यहाँ वाले 202 रखा था, उसके काटे कुछ और आया होगा। हाँ तो वो रूट आप रखे हो, रूट की वजह से जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा आया हुआ है बेटा, ठीक। वहाँ पे आप रूट रखे निकाले हो तो लंबा हो गया होगा, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया कि रूट वाला फैक्टर, ठीक हो जाएगा। ये के साथ क्या होता है यहाँ से आप निकाल लेते बेटा क्या पोजीशन होगा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आपकी किताब में क्वेश्चन में जाएंगे 19 पे होगा, स्क्वायर पे है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ठीक है। कल कटिंग वगैरह जो पार्ट बनता है उसको बता देंगे, उसमें क्वेश्चन और आप लोग कर डालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग बुकों में मिल जाएंगे तो कर डालिएगा, ठीक है। चलिए कब आप इसको आप कर देंगे।